हैरान है क्योंकि जितनी बार कोई भी विधायक या मंत्री बनता है तो उसको उतनी बारी पेंशन लग जाती है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये क्या मंत्रियों की पेंशन, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए? जोगिंदर के अंदर आज भी कोई 27 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बस बरसा में देखें तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जोगिंदर का सिविल हॉस्पिटल है, चाहे वो लटभड़ोल का सिविल हॉस्पिटल है, चौंतरा का CHC है, या जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मेरे साथ मौजूद हैं कुशाल भारद्वाज जी, जो कि भराड़ू वार्ड से जिला परिषद भी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। जी, धन्यवाद मुनीश जी। सर, जिस तरह से अभी हिमाचल में जो इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी चुनाव 2022 अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी कितनी तैयारियां हैं? तैयारी तो अभी सच हमने कोई तय नहीं किया है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है जी। अभी तो जनता के जो मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पे जैसे 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं, उन मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष करते हैं, लोगों को संगठित करते हैं। अभी हमारा वही चला है, क्योंकि अगर हम देखें जोगिंदर के अंदर तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। और पिछले 5 साल पहले भी जब यहाँ पर चुनाव हुए थे और जिस तरीके के वायदे किए गए थे, जो वर्तमान में विधायक महोदय भी हैं, उन वायदों में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ तो। और उसके साथ साथ आज अगर हम जोगिंदर में देखें और पूरे हिमाचल प्रदेश में देखें तो जो सेवाएं वो चरमरा गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, उसके साथ साथ आपका बिजली है, पानी है। तो हम ये जो जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं। अभी भी हम वही कर रहे हैं। चुनाव की जब घोषणा होगी तब हम उस तरीके से जो भी होगा और जनता का और जो भी आदेश होगा उस तरीके से हम करेंगे। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि आप जनता के लिए जो है वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जनता की सेवा करने के लिए आप करते आए हैं। लेकिन सर, एक चीज़ है, जैसे कि आप चुनाव लड़ेंगे तो एक चीज़ है कि लोगों को उम्मीद है कि कुशाल जी चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पार्टी के इस पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये सबको मालूम है मेरे बारे में कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं उसका मेंबर भी हूँ, मैं उसका जो है किसी स्तर पर उसका एक कार्यकर्ता भी हूँ। और इसलिए हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। अगर मेरी पार्टी तय करेगी कि जोगिंदर से चुनाव में प्रत्याशी उतारना है और अगर वो मुझे बोलते हैं तो मैं उतरूँगा निश्चित तौर पर। अगर वो मेरी पार्टी बोलती है कि नहीं चुनाव लड़ना, तो मैं नहीं लड़ूंगा। पर उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि इस वक्त मेरे साथ भी रोज़ाना लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और उनकी इच्छा ज़रूर है ये कि आप चुनाव लड़ें। और कुछ लोग हालांकि ये बोलते हैं कि आप आज़ाद लड़ें या आप पार्टी चेंज कर लें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि नहीं, आप 12 महीने इसी पार्टी से काम करते हैं तो हमें आप कोई उससे जो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चुनाव जरूर लड़ें। ये लोगों की राय है मेरे बारे में कि मैं चुनाव लड़ूँ। और इसलिए भी बोल रहे हैं कि जिला परिषद में लोगों ने काम देखा है। अभी जब मैं जिला परिषद जीता तो जितने भी उम्मीदवार हमारे खिलाफ थे, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं और लगभग 6000 वोटों के आसपास से मैं जिला परिषद जीता हूँ। तो जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जीतने बाद आप क्या काम करते हैं। और इसलिए जो भी हमारे इलाके के जो मुद्दे थे उस पर हमने हस्तक्षेप किया है। चाहे एक थाना था जो 18 साल पहले शिफ्ट कर दिया गया था, हम उसको वापस लाने में कामयाब हुए हैं। चौंटी नाला का पानी जिससे हमारे को महरूम किया जा रहा था, हमने जनता के सहयोग से उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके साथ साथ मेरे जिला परिषद वार्ड में 7-8 पुलों का काम चल रहा है अभी भी तेज़ गति से। और इस तरीके से जो है कुछ कलवर्ट जो हमारे हस्तक्षेप से हुए हैं, कुछ सड़कों के लिए। तो ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं, इस आधार पर लोगों को लगता है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर आदमी कोई काम करने वाला है, अगर उसमें क्षमता है तो वो परफॉर्म कर सकता है। और ये मुझसे एक्सपेक्ट भी करते हैं लोग। और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई आदेश होगा ऐसा लोगों का भी और पार्टी का भी, तो मैं चुनाव निश्चित तौर पर लड़ूंगा। पर अपनी तरफ से मैंने अभी कोई तैयारी नहीं कर रखी है। मैं जनता के मुद्दे लड़ता हूँ, वही मैं दिन रात काम करता हूँ। जी, लेकिन जिस तरह से आपने पार्टी की बात कही है, हिमाचल में सिर्फ हमने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी, इन 2 पार्टियों के ही जनाधार रहा है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी हम कह सकते हैं। लेकिन जो आपकी पार्टी है उसका हिमाचल में इतना जनाधार नहीं है, इतना हम कह सकते हैं कि लोग नहीं जानते हैं। तो ये सही बात है, मेरी पार्टी का जो आधार है वो कम है, इसको हम मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी हमारे एक MLA जो जीते हैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से, राकेश सिंह का, लेकिन हम लोगों को बोलना चाहते हैं और लोगों को भी मालूम है कि विधानसभा के अंदर और बाहर अगर जनता के मुद्दों को कोई उठाता है तो CPM के MLA के अलावा कोई दूसरा नहीं बोलता है। और उसके साथ साथ ये सच्चाई है कि हम छोटी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी किसकी पार्टी है?
ये मजदूर किसान की पार्टी है, छोटे व्यापारी की, छोटे दुकानदार की, जो कर्मचारी है, जो बेरोजगार है, ये आम लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। और इस नाते क्योंकि ये पूंजीपति के पैसे से नहीं चलती है और चुनावों में निश्चित तौर पर हमारे पास जो कमी रहती है वही रहती है कि हमारे पास चुनाव लड़ने लायक जो है सफिशिएंट जो फंड होना चाहिए वो हमारे पास नहीं होता, ये सच्चाई है। और इस आधार पर जो माहौल बनाया जा सकता है चुनाव के दौरान वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि पर्चा, पोस्टर, फ्लैक्स वगैरह के लिए आपके पास जो है सफिशिएंट पैसा चाहिए, लेकिन जो निर्धारित सीमा है चुनाव आयोग की, हम तो उसका जो है 10वें हिस्से तक भी खर्चा नहीं कर पाते कि हमारी वो क्षमता नहीं है। पर ये पार्टी आम जनता की है, हम उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे जनता के मुद्दों के आधार पर। और पार्टी कमज़ोर है लेकिन ये जो है देर ही लगेगी क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस है चाहे भाजपा है, उनकी आर्थिक नीतियाँ समान हैं और इसीलिए जो है हम विकास की दौड़ में पिछड़े हैं। आज कर्मचारी रो रहा है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है, पुरानी पेंशन। उसके साथ साथ अभी आप देखें जैसे एक को अग्निवीर योजना आई है फौज में, ये पहली बार है कि ठेकाधार पर जो है फौज में नौकरियां दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं नौजवानों में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, चुनावी वायदे कोई पूरे नहीं होते हैं। जो विधायक अब हैं कोई जो है उन्होंने इस तरीके का काम नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर जिसके आधार पर यह कहा जाए कि दोबारा से जो जीतेंगी या भाजपा में अब हो गए तो भाजपा रिपीट करेगी। ये रिजेंटमेंट है ट्रेमेंडस, दोनों पार्टियों के खिलाफ है। और इस आधार पर बेशक मेरी पार्टी कमज़ोर है, बेशक हम लोग आज कमज़ोर हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है और जिस तरीके से जनता रिस्पॉन्ड कर रही है ये जनता निश्चित तौर पर जो है सुखद परिणाम यहाँ पे लाएगी और एक बेहतर नतीजा जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाएगी इस बार, ये मुझे पूरा उम्मीद है और ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जनता आपके ऊपर विश्वास दिलाएगी, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और अगर आप जोगिंदरनगर में जीत के आते हैं तो आपके क्या कुछ विशेष मुद्दे होंगे जोगिंदरनगर के, आप कौन से ऐसे विकास कार्य है वो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, इसको दुरुस्त करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम देखें तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जोगिंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल है, चाहे वो लटभोल का सिविल हॉस्पिटल है, चौंतरा का CHC है, या जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज हालात ये हैं कि जोगिंदरनगर के अंदर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 4-5 पिछले 2 महीनों में चले गए और 4-5 ही जो है MBBS डॉक्टर यहाँ से चले गए, हॉस्पिटल लगभग खाली हो गया है। लटभोल में अगर आप देखें तो एक बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि यहाँ के MLA हैं और ये जो लटभोल का बड़ा विकास करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लटभोल में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और जब कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो आम जनता रोज़ाना दुखी होती है, ये जनता को भी समझ में आ रहा है। और इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगी कि जो बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा करना और उसके लिए सरकार जो भी होगी हम इसके लिए जो है काम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और अभी पिछले साल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिला परिषद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं और अगर डॉक्टर्स नहीं लाएंगे तो मैं बीइंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद आई विल मोबिलाइज मोर देन 2000 पीपल और मैं जो है यहाँ पे लोगों को ला करके हॉस्पिटल में तालाबंदी करूँगा। और उस दबाव में पहली बार जोगिंदरनगर के अंदर जो है बहुत सारे डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी। तो यही हमारा रहेगा, जैसे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, वहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। हमारे जोगिंदरनगर के अंदर देखें आप तो खटारा बसें चल रही हैं पिछले कई सालों से, जीरो वैल्यू की बसें हैं, अभी 2-4 बसें आई हैं, उससे जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। और उसके साथ साथ जोगिंदरनगर के लिए जो स्पेसिफिक है, यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, जिससे कोई इंडस्ट्री जोगिंदरनगर के अंदर नहीं है, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री ऐसी नहीं आएगी जैसे पिछली बार बोला गया कि विधायक महोदय के द्वारा कि मैं भड़ोल के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ खोलूँगा। तो मैंने तब भी कहा था कि इंडस्ट्री कोई तब खुलेगी जब आपको वहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा आसानी से और वहाँ से जो है तैयार माल आसानी से जाएगा। जब आपकी सड़कें ठीक नहीं है, वहाँ पर जो है यातायात की सुविधा नहीं है, तो कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग सकती है। तो इसलिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो यातायात के साधनों को सुचारू करना, सड़कों का जाल बिछाना, उसको चौड़ा करना, और अगर रेलवे का विस्तार होता है तो इंडस्ट्री भी निश्चित तौर पर यहाँ पर आएगी, वो हमारा प्रयत्न रहेगा। और उसके साथ साथ जोगिंदरनगर के अंदर आज भी कोई 27 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बस बरसात शुरू हो गई है और हमारे विधायक महोदय जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसके लिए कि जोगिंदरनगर के अंदर जो है कोई पानी की कमी नहीं है। मैंने बार बार बोला, SDM को बोला, मैंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को बोला कि आप टैंकर लगा दो
और बहुत सारे गांव ऐसे, नौली पंचायत में, ब्यू में, भराड़ू में, आपका कस पंचायत में, उसके बाद चल्हारग में, द्राड़ पंचायत में, आपका त्रेम्पली पंचायत में, उसके अलावा आप कोलंग पंचायत में चले जाओ, वहाँ पे भी हालत में पिछले दिन रांगड़ा सरून गया था, बहुत सारे लोग मेरे पास वहाँ पर आए। फिर नीचे तुलाह में चले जाओ या और जगह चले जाओ, पानी की कमी सब जगह है। तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी हमारा प्रयत्न रहेगा। सिर्फ पाइपें लगाने से, पाइपें दिखाने से विकास नहीं होता है। आज मोटरें बदलने के लिए जो है विभाग के पास पैसे नहीं है। तो ये इस तरीके का जो अंदर के अंदर हो रहा है कि प्रचार ज़्यादा हो रहा है कि हम विकास करें, लेकिन धरातल में जो है कुछ नहीं है। तो इसको दुरुस्त करना जो मेरी प्राथमिकता होगी, जो बेसिक जनता के मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं। जी, आपने कहना तो आसान है कि आपने कह दिया कि ये चीज़ करेंगे, लेकिन बिना पार्टी के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी चाहेगी आपको टिकट देगी तो पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी का हिमाचल में जनाधार नहीं होगा तो आपको सपोर्ट किसकी भी रहेगी फिर उस ऐप की? नहीं, सपोर्ट आप जीतने के बाद बोलते हैं? जी, जीतने के बाद मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जनता मेरे को जिता करके भेजेगी। तो आइए, फिर भी कहीं ना कहीं सर आपको बताना चाहता हूँ कि जो संसाधन है हमारे प्रदेश के अंदर, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो भाजपा के नहीं है, वो कांग्रेस के नहीं है, वो CPM के नहीं है, वो जो है जनता के, सरकार के हैं। तो जो भी सरकार होगी, बीइंग लेजिस्लेटिव, मेरा ये फर्ज रहेगा कि मैं जो है उन मुद्दों को उठाऊंगा, और मुझे निधि भी मिलेगी सरकार से, जो हर विधायक को मिलती है, उसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा। वो निधि मैं किसी को पर्सनल वर्दी के लिए नहीं दूंगा, उससे विकास कार्य कराऊंगा। और उसके साथ साथ ये जो बेसिक जरूरतें हैं, इसके लिए काम करेंगे। अभी भी मैं जिला परिषद जीतता हूँ तो मैं तो किसी पार्टी से हूँ, मेरी पार्टी का बहुमत नहीं है जिला परिषद के अंदर। मेरी पार्टी की सरकार ना तो हिमाचल में ना दिल्ली में है। लेकिन आप ये देखो जो काम हो रहा है, जिसके आधार पर आज लोग बोल रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो, इसलिए क्योंकि मैंने उन मुद्दों पर हस्तक्षेप किया है, और सरकार को भी हमारी बात सुनना पड़ती है, क्योंकि जनता की ताकत हमारे पीछे है। तो अगर विधायक बनने का मौका मिलेगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के साथ हो, आपकी कुर्सी मुख्यमंत्री के साथ लग जाए, उससे विकास नहीं होगा। विकास होगा कि आप जो है उन मुद्दों को लेकर के किस तरीके से जो है जूझते हैं, लड़ते हैं, और ये हमारा हक है, इसको कोई छीन नहीं सकेगा। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक जानकारी चाहिए। आज हो क्या रहा है कि विधायक महोदय ये नहीं बताते हमारे कि विधायक निधि का पैसा आपने कहाँ कहाँ लगाया, कितना लगाया, कहाँ खर्च किया। वो ये बताते हैं कि मनरेगा में जो है मैंने सेल्फ डलवा दिए हैं। ये जो है किसी विधायक का काम नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई विधायक, कोई सांसद इस बात को क्लेम नहीं करता है। ये सिर्फ जोधनर के अंदर हो रहा है कि हमने जो है मनरेगा से आपका भूमि सुधार का काम डाल दिया, हमने मनरेगा से आपका रास्ते का काम डाल दिया, हमने आपका जो है सड़क का काम डाल दिया। लेकिन जो एक विधायक का काम है, जो उनको निधि मिलती है, वो बताएं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ मनीष जी, मैं भी बताना चाहता हूँ, 3.5 साल पहले यहाँ पे घोषणा हुई थी कि भव्य बस अड्डा बनाया जाएगा जोधनर के अंदर। यहाँ पे HRTC का वर्कशॉप खोली जाएगी, उसका कोई नामो निशान नहीं है आज भी। तो ये जो सारी चीज़ें, इसके लिए सरकार कोई भी होगी, ABCD, तो ये जो संसाधन है ये किसी पार्टी के नहीं है। मैं एक निर्वाचित MLA होऊंगा लोगों का, तो इन कामों को करने के लिए मुझे कोई अड़चन नहीं आएगी। आज भी नहीं आ रही है जिला परिषद के नाते। अगर कोई अड़चन पैदा करता है तो मैं जनता को संगठित करके जो है उस अड़चन का भी मुकाबला करता हूँ। और अगर मैं विधायक होऊंगा, आज राकेश सिंह का विधायक है ठियोग में, लेकिन वहाँ पे तो कोई विकास कार्यों को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो हजारों जनता जो उनके साथ खड़ी होती है। ये काम हम जोधनर के अंदर भी करेंगे और जोधनर को हम आगे लेकर के जाएंगे, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। जी, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। और आखिरी में हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसमें हिमाचल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस तो शुरू से ही रही है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का भी एंट्रेंस हिमाचल में हो चुका है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सच्चाई है कि आज तक हिमाचल, जैसा आप खुद बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2 पार्टियों का वर्चस्व रहा है, ध्रुवीकरण 2 पार्टियों के बीच में रहता है, और गाहे बगाए जो तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश हुई है वो कभी खड़ा नहीं हो पाया। हुआ है तो उसको उस तरीके का जो है वो एक सपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 12-13% वोट जो है कांग्रेस भाजपा के खिलाफ पड़ता है हर बार। और कई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मेरी पार्टी है उसकी एक ताकत है निश्चित तौर पर। और अभी भी जिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम लड़ेंगे चुनाव, तो वहाँ पर हम बेहतर करेंगे, हम एक विकल्प प्रस्तुत करेंगे कांग्रेस भाजपा का उन विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और जहाँ तक आप एक नई पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व आज की तारीख में नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर आप एक आदमी कांग्रेस से ले लेंगे उधार, एक भाजपा से ले लेंगे, किसी और का ले लेंगे, वो विकल्प नहीं हो सकता है। विकल्प तब है जब आप जूझ
करके, आप जो है मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ करके, निरंतरता पे काम करके अगर आप कोई विकल्प प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा तब कोई आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं थी। हालांकि 2014 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, लोकसभा का 4 सीटें लड़ी थी। सीटिंग एमपी थे कांगड़ा से राजेंद्र शांत जी, उनके कैंडिडेट, वो 22,000 वोटों तक सीमित हो गए थे। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी फिर जो यहाँ से गायब हो गई थी और अब दोबारा से जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, पर वो ताकत नहीं है अभी। मुख्य तौर पर जिन जिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग लड़ेंगे मजदूर किसान के प्रतिनिधि के तौर पर, वहाँ हम विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई ऐसा फ्रंट बनता है जो इन दोनों पार्टियों का मुकाबला कर सके तो हम वो भी कोशिश करेंगे। जी, आखिरी सवाल सर, हम आपसे कहना चाहिए, सवाल नहीं, एक तरफ से एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हम उठा रहे हैं कि पूरी भारतवर्ष की और पूरी हिमाचल की जनता आज ये हैरान है क्योंकि जितनी बार कोई भी विधायक या मंत्री बनता है तो उसको उतनी बारी पेंशन लग जाती है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये क्या मंत्रियों की पेंशन, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए? मैं ये नहीं बोलता कि पेंशन बंद होनी चाहिए, पर जो कई तरह की पेंशन है वो नहीं होनी चाहिए, एक पेंशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर मंत्री और विधायक पेंशन का अधिकारी है, वो पेंशन का अधिकारी इसलिए है क्योंकि वो कानून वो बनाते हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर। और जब वो अपने लिए कानून बनाते हैं तो जो कर्मचारी है उसकी पेंशन क्यों बंद कर दी गई है, उसकी पेंशन क्यों बहाल नहीं हो रही है? तो मेरा ये कहना है कि पेंशन सबकी ज़रूरत है। पेंशन जो है, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो भी बढ़नी चाहिए, मैं तो भी बोलता हूँ, चाहे वो अपंगता पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, या फिर आपका विधवा पेंशन है, वो बढ़नी चाहिए। एमएलए एमपी को पेंशन है वो बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो 3-3, 4-4 जगह से आप पेंशन लेते हैं वो बंद होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई एमएलए है, एमपी है, वो आज तो शुरू नहीं हुई है पेंशन, तो पहले से है, कर्मचारियों को भी पहले से थी, पर कर्मचारियों की पेंशन आप बंद कर रहे हैं और आप अपनी पेंशन को बढ़ा रहे हैं, वो गलत है। और इसलिए 3-3, 4-4 जगह से पेंशन लेना ठीक नहीं है। वो हम भी कहते हैं और हम भी उसके खिलाफ है कि 3-4 जगह से पेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक पेंशन आप लो और वो सफिशिएंट है। और उसके साथ साथ जो है कर्मचारियों की पेंशन जो आपने बंद किया उसको भी बहाल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।